वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 16 ऑफ रूहे यारम। ठीक है बाबा, हम जल्दी ये घर छोड़ देंगे अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ज़रा ऑफिस से हुआ हूँ। वो प्यार से उसे बहलाते हुए पूछने लगा, जबकि रूह नफ़ी में गर्दन हिलाती उसके सीने पर सर रख गई। नहीं नहीं, आप मत जाए, कहीं पर भी नहीं, यहीं रहे मेरे पास। वो उसे जोर से पकड़ते हुए कहने लगी, जैसे वो इसे छोड़कर चला जाएगा। मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, और मेरी और शिफा तो यहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ थोड़ी देर इजाज़त दे दो। वो उसे बहलाने लगा, जब रूह की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गया। अच्छा मेरा बच्चा, तुम रोना बंद करो, नहीं जा रहे हम कहीं भी। वो अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते उसे अपने सीने से लगा गया। हाँ डेविल, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, फुरकान और मुल्क मिले हुए हैं, और मुल्क फुरकान का ही आदमी है जो तुम्हारी और शान की खबरें उस तक पहुँचा रहा है। ये सिर्फ एक जासूस है, और मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए, सार्फ ने कहा। नहीं, ये बात उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन सान हमारे लिए काम करता है, उसे ये बात बतानी चाहिए। आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज़ है, सार्फ ने कंफ्यूज होते हुए कहा। सार्फ, वो हमारी टीम का आदमी नहीं है जिसके साथ हमें वफादार होना ज़रूरी है, और हमारे काम में कोई वफादार नहीं है, ये बात याद रखो। मुल्क को खिजर हैंडल कर लेगा, कहाँ है वो? यारम कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, उसके सारे काम खिजर संभाल रहा था। खिजर तो लैला के साथ डेट पर गया है, मेरा मतलब है वो दोनों लंच पर गए हैं। शार्फ ने जल्दी से बात बदली। ऐसे ही एक डेट तुम भी मार लेती। शार्फ पिछले कुछ दिनों से यारम के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यारम बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उससे कहने लगा, हाय भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती, डेट किसके साथ मारे? शार्फ ने एक नज़र सामने से आती मासूमा को देखा, जिसे देखते ही वो मुंह फेर गया, जबकि मासूमा करीब से गुजर गई। वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्यों, मासूमा को क्या हुआ? यारम ने कहा। वह मुझे मुंह नहीं लगाती, मैं उसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर। उसकी बात सुनकर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैं तो सोच रहा था कि मैं और रूह तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दें मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। यारम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कब कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? आपने तो इस बारे में मुझसे बात ही नहीं की, अगर बात करते तो मैं कहता मुझे दिलो जान से कबूल है। प्लीज कुछ जुगाड़ कर ले, वो एक स्टाइल में कहता हुआ आखिर में मिन्नत पर उतर आया, जिस पर यारम ठहाका लगाकर हंस दिया। पहले लीला और खिजर का कुछ हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यारम ने तसल्ली दी। अरे इन दोनों का कुछ नहीं होना, दोनों डेट मारते हुए दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, जैसे हम अकल के अंधे हैं, हमें कुछ समझ नहीं। सार्फ ने मुंह बनाकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वे दोनों खुद से बात नहीं करते, मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हमें उन दोनों को वक्त देना चाहिए, ताकि वो ठीक से एक दूसरे को समझ कर फैसला करे। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, और आज सब डिनर मेरे घर पर करना। रूह का थोड़ा ध्यान बट जाएगा, वो फ़ोन बंद करते हुए बोला। वो रूह को ढूंढते किचन में आया। सार्फ को कॉल करने से पहले उसने रूह को किचन में आने को कहा था। वो किचन में आया तो रूह चूल्हे पर कुछ रखे बनाने में मसरूफ थी। रूह, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, खाना बनाने के लिए नहीं। वो इतने अचानक बोला कि रूह चौंक गई, और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से उसका थोड़ा सा घी उसके हाथ पर गिर गया। रूह ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, जबकि यारम उस तक पहुंच चुका था। ये क्या किया है तुमने? कितनी बार मना किया है खुद को, तकलीफ मत पहुंचाया करो। बहुत सुकून मिलता है तुम्हें मुझे दर्द में देखकर। रूह, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो, वरना मैं सारी नरमी भुला दूंगा। अब चलो यहाँ से। वह उसके हाथ को नरमी से सहलाता सख्त गुस्से से उसे डांट रहा था, जबकि रूह एक एक लफ्ज बिना बोली। यारम का यह गुस्सा उसे ये बात याद दिलाता था कि यारम कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वह समझ चुकी थी कि वह उससे जितना प्यार करता है, उतना ही उसके मामले में पॉजिटिव है। रूह को खुद भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त न थी। आज कल यारम बात बात पर उस पर गुस्सा होने लगा था। वे करती ही ऐसी हरकतें थी कि उसे गुस्सा आ जाता, और इस बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े या शॉल वह पहनती नहीं थी, जिसकी वजह से यारम के गुस्से को तकरीबन हर रोज निशाना बनती। अभी अभी उसकी हालत बेहतर हुई थी कि फिर से यह लापरवाही यारम को पसंद न थी, इसलिए यारम का ध्यान काम पर कम और उस पर ज़्यादा रहता। इस वक्त भी वे ऑफिस में बैठा इसी के बारे में सोच रहा था।
फुरकान को बुलाओ यहाँ, जरा पूछो तो सही हमसे गद्दारी करने की हिम्मत कहाँ से आई उसकी। उसने साफ से कहा। डेविल, तुम्हें लगता है ये काम फुरकान का है? मेरा मतलब है सारिम भी तो हो सकता है। इसके पीछे मुझे सारिम पर शक है। नहीं साहब, सारिम एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मुल्क एक बहुत बड़ा गुंडा। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो वह खाएगा क्या? यह काम सारिम का नहीं बल्कि फुरकान का है। कल मेरे आने से पहले वे यहाँ मेरे ऑफिस में होना चाहिए। यारम ने ये कहते हुए उठकर बाहर की राह ली। मैडम, हम जा रहे हैं। सर ने फ़ोन किया है कि वे आ रहे हैं, शिफा ने कहा। शिफा, अभी कुछ देर तक जाओ, यारम आने ही वाले हैं। रूह की अब शिफा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मेरी को उर्दू ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उससे बात करने के लिए उर्दू में बात करने की अक्सर कोशिश करती। मैम, सर ने फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं, शिफा ने कहा तो रूह ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सांप का डर अब कुछ हद तक कम हो चुका था, लेकिन यारम का डर बढ़ गया था। वो हर बात में उसे डांटने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि इसमें गलती उसकी अपनी है, इसलिए खामोशी से उसकी सारी डांट सुन लेती। वो भी क्या करती, यारम उसे भालू बनाकर रखना चाहता था और वो भालू बनकर नहीं रह सकती थी। शिफा के जाने के बाद वो बाहर आई। जब उसकी नज़र उसकी स्विमिंग पूल पर पड़ी, अभी यारम के आने में बहुत वक्त था, तो क्यों ना वो थोड़ी देर इंजॉय ही कर ले। तुम यहाँ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? यारम का लहजा सख्त था, लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने नोट किया कि वो दिसंबर के इस मौसम में स्विमिंग पूल के अंदर पैर दिए बैठी है। उसे अपने पीछे देखकर रूह घबरा कर उठकर खड़ी हो गई। मैं तो बस उसे कोई बहाना न सूझा। अभी कल ही यारम ने उससे कहा था कि वो अपनी जात को एक तिनके का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल में पैर दिए बैठी थी। सूझ कहाँ है तुम्हारे? इस बार वो गुस्से से दहाड़ा था। पहले तो पुल में पैर दिए उसे अपने पैरों में जरा सी तकलीफ महसूस न हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर उसके पैर बर्फ बन चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरह से अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का। यारम का लहजा सर्द था। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वह पीछे हटने लगी। यारम को उसका इस तरह से खुद से दूर जाना बिल्कुल अच्छा ना लगा। उसने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया और उसे अपनी तरफ आते देख वे पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन जल्दी ही दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? तुम्हें मैं हंसता खेलता खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, मतलब मुझे तकलीफ दी। अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। यारम का लहजा अब भी सर्द था। नहीं यारम, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की, रूह ने जल्दी से बताया। जाने ये सरफिरा आसिफ उसके साथ क्या कर दे तो तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी? यारम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जिस पर रूह ने नामे गर्दन हिलाई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूटकर उसकी पलकों से गिरे। यारम का भारी बूट उसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज यारम, अपना पैर मेरे पैर से हटाए। उसकी आंखों से उसकी तकलीफ का अंदाजा यारम बखूबी लगा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर यारम ने उसका पैर और बुरी तरीके से कुचला, जिस पर रूह के होठों से बेसाख्ता चीख निकली। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो तुम्हारे पैर ही काट दूंगा। प्लीज यारम, पैर हटाए, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं अब जूते कभी नहीं उतारूंगी, रूह ने रोते हुए कहा, जिस पर यारम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया, यारम ने उसके चेहरे से अपना पैर उठाते हुए कहा। चलो जाओ अपने कमरे में। अब की बार प्यार से उसका चेहरा साफ करते हुए उसे पुचकारते उसे कमरे में जाने का कहा, जबकि रूह के लिए एक कदम उठाना भी मुहाल हो गया। तकलीफ से एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को यारम की बाहों में महसूस किया। वो उसे उठाए कमरे की तरफ ले जाने लगा। पता है रूह, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पैर काट दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में उठाकर चलना चाहता हूँ। यारम के अंदाज पर रूह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मजाक था जान, तुम तो सीरियस हो गई, यारम ने हंसते हुए कहा, तो वो भी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अब इस पागल शख्स का क्या भरोसा कि सच में ही उसके पैर इसी वजह से ना काट दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से पैर पानी में रखने के बाद से में तकलीफ होती है। वो उसे प्यार से समझा रहा था और उसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ होती है। उसका गुस्सा कम देखकर रूह ने भी अपने दिल की बात कह दी।
میں تمہیں تکلیف کبھی نہیں دینا چاہتا جان، لیکن اگر میں آج یہ نہیں کرتا تو تم روز یہ کام کرتی۔ روز روز تکلیف سہنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار سہ لو۔ ڈیول، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کبھی تمہارے خلاف جا سکتا ہوں؟ میں تمہارا وفادار ہوں، پلیز میرا یقین کرو۔ فرقان اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر یارم کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں مصروف تھا۔ ڈیول، فرقان مر سکتا ہے لیکن تمہارے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کام ضرور اس انسپکٹر کا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہی تمہارے خلاف اپنے آدمیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تم مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں سب کچھ پتہ لگوا کر دوں گا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا، اپنے ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ کا خون روکے ہوئے بیٹھا تھا جو کہ بری طرح سے بہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے فرقان، میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ مجھے کل ان لوگوں کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے جو میرے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے مجھے اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے۔ اب تم میرے کتنے وفادار ہو اس کا مجھے بعد میں پتہ چل ہی جائے گا۔ صارف، اسے اسپتال لے جاؤ۔ ڈیول کا آرڈر ملتے ہی صارف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور فرقان بھی اسے دیکھ کر اٹھ گیا۔ تم لیلا کو شادی کے لیے کب پرپوز کرو گے؟ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے کھجر کو پوچھا۔ ڈیول، میں پرپوز کر چکا ہوں۔ اب اگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کچھ دن کے بعد کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں، وہیں تم لیلا کو پرپوز کرو گے، ڈیول نے آرڈر دیا تھا۔ اوکے سر، اور کوئی حکم؟ کھجر مسکرایا۔ آرڈر تو تجھے لیلا دے گی شادی کے بعد، ابھی تو بڑا پیار کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلے گا کہ لیلا کس کھیت کی مولی ہے۔ یار ڈرا کیوں رہے ہو، ابھی تو پہلی منزل پار کی ہے پیار کی۔ کھجر مسکراتے ہوئے اٹھا۔ وہ میں چلتا ہوں، آج میرا لیلا کے ساتھ ڈنر پلان ہے۔ کھجر مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے گھر کے اندر جانے لگا کیونکہ بارش بہت تیز تھی، لیکن پھر بھی اتنی سی دیر میں وہ آدھے سے زیادہ بھیگ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سب سے پہلے اپنی جان عزیز بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کچن میں جھانکا جہاں وہ اکثر پائی جاتی تھی، لیکن آج وہاں نہیں تھی۔ یقیناً وہ بیڈ روم میں ہوگی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کسی دشمن میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہاں آتا، تو پھر وہ کہاں گئی؟ وہ جس طرح سے گھر کے اندر آیا تھا ویسے ہی باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا جب نظر سامنے چھت پر تیز بارش میں بھیگتی اس کی جان سے پیاری بیوی پر پڑی۔ پہلے تو اسے اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا، اور اب وہ بارش میں نہا رہی تھی۔ یارم غصے سے سیڑھیاں چڑھا تیزی سے اوپر کی طرف گیا، لیکن آج اس کا روح پر غصہ کرنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ اب وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، شاید اپنے پاگل پن پر کنٹرول چاہتا تھا۔ اب اوپر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ 32 سالہ زندگی میں شاید ہی اسے کسی عورت کو اتنا چاہا تھا۔ وہ عورت ذات سے دور بھاگنے والا کس طرح سے ایک لڑکی اس کے ذہن و دل پر سوار ہو گئی کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی کرتے ہوئے اس کی جان پر بن آتی تھی۔ روح کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سوائے یارم کے اور کہیں کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ ویسے ہی مزے سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اب وہ اس چیز پر چلائے گا کہ تم بارش میں کیا کر رہی ہو؟ روح نے اپنے آپ کو اس کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی، پھر اسے اپنی کمر پر کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ روح نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ وہ آج تک سمجھ نہ پائی تھی کہ اس شخص میں ایسا کیا تھا جو وہ اس کی محبت میں اس حد تک ڈوب گئی تھی کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان تک نہ رہی۔ وہ اپنے رب سے دعا مانگتی تھی کہ اسے جیسا بھی انسان ملے، اسے پیار کرے یا نہ کرے، اسے عزت نہ دے، اسے حق نہ دے، لیکن امی کے جیسا انسانیت سے آری خالی نہ ہو۔ لیکن یہاں جو شخص اس سے ملا تھا وہ اس سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس کے حق دیتا تھا، لیکن انسانیت نام کی اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک یارم نے اسے سیدھا کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی شرٹ پر وہ داغ دیکھ کر اس سے دور ہٹی۔ فقط ایک ناخن جتنا داغ۔ اس نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے شوہر کے اندر انسانیت نہیں بلکہ وہ انسانیت کا قاتل تھا۔
वह तेजी से सीढ़ियां उतरी, नीचे आई और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीजों के टूटने की आवाजें आने शुरू हो गई। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। वह उसके करीब आना चाहता था, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन रूह ने उसकी मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद खून से कर दिया। वे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड पर आ बैठी। उसे यकीन था यारम चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न हो, कभी ये कमरा खोलकर अंदर नहीं आएगा। क्योंकि ये बात तो वे भी जानती थी कि यारम के अंदर का दरिंदा भी रूह यारम से इश्क करता है। तुम मुझसे नाराज हो रूह? वे डिनर के वक्त उससे पूछ रहा था, जो मुंह फुलाए आराम से बैठी खाना खा रही थी। रूह तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वे कुछ ना बोली तो यारम ने फिर से पूछा, क्यों नाराज हो मुझसे? अब यारम सीरियस अंदाज में उससे पूछने लगा। मेरी मर्जी, रूह मुंह बनाकर बोली। वो फिर से खाना खाने लगी। उसकी इस हरकत पर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। लेकिन मर्जी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो रूठने नहीं दूंगा तुम। वे बहुत दिनों से उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था, लेकिन आज वे खुद खा रही थी। कल रात की वजह से नाराज हो? सॉरी रूह, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या हाल कर दिया। लेकिन तुम भी तो ऐसे मुझसे दूर हुई थी, मुझे गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आपके पैर पर चोट कैसे लगी यारम? यारम अभी बोल रहा था कि वो उसे देखकर पूछने लगी, अरे ये आज थोड़ी लगी है, ये तो कल लगी थी। पैर दरवाजे के बीच आ गया था, वो मुस्कुराकर बताने लगा। दरवाजे के बीच आ गया था या आप खुद लेके आए थे? वो गुस्से से पूछने लगी। मेरा बच्चा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? यारम उसे बहलाने की कोशिश करने लगा। क्योंकि आपने मेरे पैर पर चोट लगाई थी। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। यारम मुझे इतना भी दर्द नहीं था कि आप अपने आप को तकलीफ दे। गलती मेरी अपनी थी, लेकिन जो आप कर रहे हैं, तो तुम इतनी लापरवाह क्यों हो रूह? जब तुम्हें तकलीफ होती है तब मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारा दर्द मेरी जान ले लेता है। क्यों नहीं समझते हो तुम? तुम्हें तकलीफ में देकर सुकून से नहीं रह सकता। प्लीज अब ये सब कुछ कबूल कर लो। मैं अब तुम्हें सफाइयाँ नहीं दूंगा। मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें ऐसे ही इंसान के साथ सारी जिंदगी रहना है। अब मुंह ठीक करो अपना। वो उसका हाथ चूम कर बोला, मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है। थोड़ी देर के बाद वो कुर्सी उसके करीब घसीट के करीब होके बोली, कुछ दिन बाद बात करवा दूंगा। यारम मुस्कुरा कर बोला, यारम मैं उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप क्या काम करते हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूह जल्दी से बोली, जैसे यारम को फातिमा बीबी का डर लगा हो। बेबी तुम उन्हें बता भी दोगी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है, या तुम यहाँ से जा सकती हो। कुछ दिन बाद बात करवा दूंगा, मुझे अभी बात करनी है। रूह जिद्दी अंदाज में बोली, रूह खाना खाओ, जिद मत करो। नहीं खाना मुझे खाना। रूह उठकर जाने लगी। रूह वापस आओ, ठीक से खाना खाओ, आराम से, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वह गुस्से से बोला। रूह ने पलटकर घूरकर एक नज़र उसे देखा और फिर आकर उसे साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। जितना चाहे नाराज हो, लेकिन नाराजगी में खाना खाना कभी मत छोड़ना। मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। ये वक्त सिर्फ मेरा है, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सके। बात नहीं कर रही मैं आपसे, मैं नाराज हूँ, और जब मेरा दिल होगा मैं खुद ही राजी हो जाऊंगी। बार बार मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। आराम से बैठकर अपना खाना खाए। वे गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, ओके। यार अपना डिंपल छुपाता खाना खाने लगा। वो काफी देर ऑफिस रूम में बैठा अपना काम करता था। हर थोड़ी देर में उसे रूह का फूला हुआ चेहरा याद आ जाता। काम ज्यादा था, इसलिए वह सारा काम खत्म करके ही बेडरूम में जाना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया। वह खुश था कि रूह ने उसे कबूल कर लिया है। रूह उसकी हर तकलीफ को महसूस करती थी। यारम ने अपना जख्म खुद से भी छुपा कर रखा था। ना जाने कब रूह ने देख लिया। उस दिन रूह का चेहरा देखकर वह बहुत बेसुकून था, इसलिए उसी रात उसने अपना पैर दरवाजे में देकर खुद को तकलीफ पहुंचाई थी। फिर क्या था, यारम पर साबित हुआ कि वे रूह के डर और उसकी मोहब्बत से मुकाबला नहीं कर सकता। वे उससे कितना भी डरे, लेकिन वे उससे मोहब्बत भी करती थी। यारम को जो पिछले दिनों लग रहा था कि रूह का डर रूह की मोहब्बत पर हावी हो रहा है, अब यारम उस बेचैनी से आज़ाद हो चुका था। वह हंसते हुए उठकर बेडरूम में आया।
اب تک ناراض ہو کر روح کروٹ لیے سو رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آیا، میری جان کیوں روٹتی ہو مجھ سے؟ تم جانتی ہو میں کتنا پیار کرتا ہوں اور یہ وقت صرف میرا ہے۔ اس وقت تمہیں مجھ سے باتیں کرنی چاہیے۔ تم فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ روح سو رہی ہے، آج میں لیٹ ہو گیا اور روح جلدی سو گئی۔ یارم نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے گال کو چوما، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اب زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کے سارے بال پیچھے کیے۔ وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ نیند میں بھی اکثر مسکراتا رہتا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہوں، بس یہی جو آپ کا ڈمپل ہے نا۔ وہ اس کے ڈمپل پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اوہ میں تو ناراض ہوں۔ اس نے جھٹ اپنی انگلی ہٹائی اور ایک جھٹکے سے یارم کا ہاتھ خود سے الگ کیا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھیے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ ہائے یہ معصوم ناراض گیا۔ وہ مسکراتا ہوا کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ کچھ پتا چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، کچھ پتا نہیں چلا۔ جو بھی کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے، کھجر نے جواب دیا۔ صارف، تمہیں میں نے کام دیا تھا ملک کا پیچھا کرنے کا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے صارف کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ڈیول، میں بس جا رہا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہو تم صارف، میں تمہیں جو کام دیتا ہوں نہیں کر پاتے، ہر وقت کسی نہ کسی مستی میں لگے رہتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ سیکھو کھجر سے، کس طرح سے اپنا کام وقت پر ختم کرتا ہے۔ اور ایک تم ہو کہ نہایت افسوس ہوتا ہے تمہیں اپنی ٹیم میں دیکھ کر۔ ڈیول، میں ابھی جا رہا ہوں۔ نہیں، ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پر رہو، یارم غصے سے کہتا اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ کھجر نظریں نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن آئے گا جب ڈیول کو میں بیسٹ لگوں گا اور کھجر زیرو۔ وہ کھجر کو گھورتے ہوئے بولا جو ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ بیٹا گھورنا بند کر دو، جو کام دیا ہے وہ کر یا میں کچھ سکھا دوں۔ اس نے یارم کی بات دہراتے ہوئے کہا تو صاف کو اور غصہ چڑھ گیا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو کھجر، میں اپنا کام اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ کھجر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ ملک نے پوچھا۔ سر جی، آج صبح صبح صاف کی ڈیول کے ہاتھوں بے عزتی ہوئی ہے، جس پر کھجر نے اس کا مذاق اڑایا۔ یقین کرے صاف کھجر کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کی جان لے لے گا۔ گڑ، یہ تم نے واقعی بہت اچھی خبر سنائی، اب فون بند کرو۔ وہ ان لوگوں پر نظر رکھو۔ ملک فون بند کر چکا تھا۔ اگر صاف میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے کھجر کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر میں کھجر اور صاف کو بیچ سے نکال دوں پھر ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی اس کی بیوی۔ میں اس کی بیوی کو لے کر ڈیول سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں، اور پھر دبئی کا ڈون ہوگا ملک۔ ملک خود ہی اپنے خیالات پر کھلکھلا اٹھا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ملک؟ ہم آفس میں آج ویسے بھی ملے ہیں۔ صاف سائڈ پر ملک سے ملنے آیا تھا۔ صاف، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب ڈیول تمہاری اس کھجر کی وجہ سے اتنی بے عزتی کرتا ہے۔ جانے تم کیسے یہ سب کچھ سہ لیتے ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کھجر کو جان سے مار دیتا۔ ملک نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سب باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ صاف غصے سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں کھجر کی جگہ دلوانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیول کی نظروں میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ تم اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کام کرتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کی ہے۔ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے۔ وہ اس کا ورکر ہونے سے پہلے اس کا دوست ہے، اور وہ اس کا دوست کیسے بنا؟ یقیناً ڈیول کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔ اگر تم اس کی نظر میں اہمیت پانا چاہتے ہو، اگر تم کھجر کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی اس کے لیے ایسا کرنا پڑے گا، جس کے بعد ڈیول یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ تم اس کے اصل وفادار ساتھی ہو۔ لیکن میں ایسا کیا کروں؟ صارف کو اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے پوچھنے لگا۔
तुम डेविल की बीवी को किडनैप कर लो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सार्फ ने उसका कॉलर पकड़ा। अरे मैं बस ये कह रहा था कि तुम उसकी बीवी को किडनैप कर लो, ये नहीं कह रहा कि उसे कोई नुकसान पहुंचाओ। वह लड़की डेविल की कमजोरी है, जब वे डेविल की नज़रों से दूर होगी तो वे पागलों की तरह उसे ढूंढेगा। ऐसे में तुम उसकी बीवी को वापस लेकर आओगे तो वे तुम्हें खिजर से ज़्यादा अहमियत देगा, और फिर खिजर का पत्ता कट और तुम्हारा पत्ता इन। मुल्क मुस्कुराया तो सार्फ भी मुस्कुरा दिया। यारम की नज़रों में अहमियत हासिल करने का प्लान बुरा नहीं है। सार्फ ने मुल्क को गले लगाते हुए कहा। मुल्क, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, मुझे एक बात का जवाब दो। सार्फ ने बात का आगाज किया। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मेरी इतनी क्यों मदद कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारे खिजर के साथ क्या दुश्मनी है? सार्फ ने पूछा। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वे क्यों बेकार में डेविल की नज़र में इतना अहम बना हुआ है, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तुम उससे बेहतर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इसमें क्या फ़ायदा? अब तुम इतने अच्छे तो नहीं हो कि मेरे प्यार में यह सब कुछ कर रहे हो। सार्फ ने पूछा। मुझे ये फ़ायदा कि खिजर को निकाल कर तुम मुझे डेविल की टीम में लाओगे। शान के साथ काम करने का क्या फ़ायदा? वो खुद एक गुलाम है, उसके साथ गुलामों वाली फीलिंग आती है, जबकि डेविल के साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे विनर जा रहा हो। शान के साथ ही क्या, कुछ भी नहीं, वो तो खुद भी जीरो है, और अपने सारे साथियों को भी जीरो कर रहा है। वैसे तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? सार्फ ने पूछा। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ सार्फ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ जीने के लिए अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं डेविल की नज़रों में आना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो सिर्फ उसकी बीवी को उठा रहे हो, मैं उसकी बीवी को मार भी सकता हूँ। मुल्क ने सिगरेट जलाते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत, वो बहुत प्यार करता है उससे। रूह डेविल की कमजोरी है, इसलिए तो मैं पहला हमला ही उसकी कमजोरी पर कर रहा हूँ। मुल्क ने हंसते हुए कहा। वो घर आया तो रूह अब भी मुंह बनाए बैठी थी। वो हंसते हुए उसके करीब आया। मैडम, आपने कहा था आप खुद ही राजी हो जाएगी, तो फिर कब तक का इरादा है आपका राजी होने का? वो उसके करीब बैठकर पूछने लगा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। रोह ने उंगली मुंह पर रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। यार, हमने एक नज़र स्क्रीन पर देखा जहाँ कोई इंडियन एक्ट्रेस अपने तमाम तर जलवे बिखेरे डांस कर रही थी। रूह, क्या नाच गाना देख रही हो? रूह, इधर देखो मेरी तरफ, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। यारम ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या मसला है? ड्रामा देखने दे मुझे। और आप बात क्यों कर रहे हैं? तुम मुझसे? मैं नाराज हूँ आपसे। पीछे हटे। वो उसे तकरीबन 1 फीट का फासला बनाते हुए बोली। हाँ तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। यारम और उसके करीब हुआ। मैंने कहा था मैं अपने आप राजी हो जाऊंगी, तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? परे हटे, सुकून से ड्रामा देखने दे मुझे। रूह, यारम ने लाड से पुकारा। यारम, हटे यहाँ से, आप मेरा ड्रामा खराब कर रहे हैं। रूह ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तुम राजी हो जाओ, फिर तुम ड्रामा देख लेना। जब तक तुम राजी नहीं होती मैं तुम्हें कोई ड्रामा नहीं देखने दूंगा। आप जाए यहाँ से तो शायद मैं आपसे राजी होने के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। रूह ने मुंह बनाकर कहा। तो यारम के डिम्पल नुमाया हुए, मतलब ड्रामा इतना इम्पोर्टेंट है? मियाँ जाए भाड़ में, यारम ने आंखें दुबे खाते हुए कहा। हाँ तो मैं नाराज हूँ ना, रूह ने किसी मुजरिम की तरह याद दिलाया। हाँ तो मैं मना रहा हूँ ना, वो भी उसी अंदाज में बोला। लेकिन मैं खुद राजी हो जाऊंगी। रूह ने समझाना चाहा। रूह, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अगर तुम राजी हो सकती हो तो हो जाओ, वरना फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊंगा। यारम उठकर अंदर चला गया। बंदा अपनी मर्जी से नाराज भी नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से राजी भी नहीं हो सकता। रूह ऊंची आवाज में बोल रही थी। हाँ तो किसने कहा है इतने दिन यूनिक स्टाइल में नाराज होने के लिए? वो कहाँ पीछे रहने वाला था? कहता हुआ अपने ऑफिस रूम में चला गया। एक बात तो बताओ लैला, सर खिजर ने तुम्हें प्रपोज किया है तो तुम उनसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? अब तो तुम भी उन्हें पसंद करती हो। मासूमा उसके पास बैठकर कहने लगी। उसने मुझे भी प्रपोज नहीं किया मासूमा, 1.5 महीना पहले किया था। अब क्या मैं इतने पुराने प्रपोजल पर हाँ करूँगी? उसे चाहिए कि अब फिर से मुझे प्रपोज करे। मैं पुराने प्रपोजल पर हाँ नहीं करने वाली। उसे चाहिए एक बार फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। अगर वो इस उम्मीद पर बैठा है कि उसने मुझे 1.5 महीना पहले प्रपोज किया, मैं उस पर हाँ कर दूंगी, तो ये इसकी गलत फहमी के अलावा
और कुछ नहीं है, लैला एक अदा से कहती, फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि मासूमा ने अपने पीछे खड़े खिजर को देखा, जो उसी के कहने पर लैला से ये सवाल पूछ रही थी। वो बिना उसे कुछ कहे अपने केबिन की तरफ आ गया। मोहतरमा को 1.5 महीने पहले वाला प्रपोजल पुराना लग रहा है, अब फिर से प्रपोज करना पड़ेगा, वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस बार उसे उम्मीद थी कि लैला उसे इनकार नहीं करेगी। यार, हमने आउटिंग का प्लान बनाया है, वहीं मैं लैला को प्रपोज करूंगा। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। तुम्हें यकीन है डेविल घर पर नहीं है? अगर वो घर पर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा, सार्क ने कदम पीछे करते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम पूरी प्लानिंग करके आए हैं और अब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो। मुल्क ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो काफी डरा हुआ था, शायद उसे डेविल का डर था। बकवास बंद करो सार्फ, अंदर चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूंगा, वो गुस्से से बोला। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब उसे लगा कि किसी ने उसके सर पर कुछ मारा है, उसने पीछे मुड़कर देखा तो खिजर खड़ा था, जबकि मुल्क जमीन पर बेहोश पड़ा था। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका, वह हड़बड़ा कर उठा था। आंखें खोल कर देखा तो एक कुर्सी के साथ बंधा था, जबकि खिजर उसके सर पर खड़ा था। उसने आगे पीछे नजर घुमाकर देखा। डेविल सामने कुर्सी पर बैठा था, जबकि साफ यहाँ कहीं नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज में कहा था। गुस्से से मुल्क का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि खिजर ने उसका चेहरा देख कर कहा लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुल्क समझ चुका था कि यह सब कुछ साफ की चाल थी। वे उसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। जब यारम आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मेरी मासूम बीवी को उठाने वाले थे। तुम मेरी बीवी को किडनैप करने वाले थे, वे भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई ही इतना आसान है यह मुल्क? वे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि उसके हाथ में ब्लेड वे पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते डेविल, क्योंकि तुम जानते हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कौन कर रहा है, तुम्हें और कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वे कौन है जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा है, मुल्क ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई डर न था। उसके हंसने पर यारम भी हंसने लगा। और तुम्हें लगता है मुल्क, तुम वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा? ये भी तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे, और तुम सब लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। तुम और तुम्हारा बॉस फिर मुझे ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते। मेरी मासूम बीवी को उसमें नहीं घसीटना चाहिए था, यारम गुस्से से बोला। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था, जो वो बहुत दिनों से सुलाए हुए था। यारम का ब्लेड उसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रेंगने लगा। थोड़ी देर में उसका पूरा जिस्म लुहलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था। यारम को उसकी चीखें सुकून दे रही थी। यारम ने उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग किया। उसकी चीखों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये हॉल घर से थोड़े फासले पर था, जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वो रूह को 2 घंटों का के वक्त देकर आया था, लेकिन अब आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त लेकिन अब आधी रात से भी वक्त ऊपर जा चुका था। उसे वापस जाना था। ना जाने रूह अब तक सो चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।